नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश होती है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं विरल भट्ट, फाउंडर एंड ओनर मनी मंत्रा। विरल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बी वेल्दी में। कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू स्वाति जी, आपने शो पे बुलाया। और जो पिछले बार वीडियो की दिक्कत हुई थी, सबको बता दें, जो ऑडियो की आपने शिकायत की थी कि ऑडियो ढंग से नहीं आ रहा, इस बार वो दिक्कत नहीं होगी, हमने उसका ख्याल रखा है ना विरल? यस, एब्सोल्युटली। चलिए, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल लेते हैं संदीप जी का। लिखा है कि आपके वीडियोस देखकर ही 2019 में मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था। उस टाइम एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था, जो अभी तक चल रहा था, जिससे मैंने स्टॉप कर दिया है, बट पैसे नहीं निकाले हैं। स्टॉप करने का रीजन फंड का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देना है। मैं अब चाहता हूं कि उसका सारा पैसा निकाल कर दूसरे स्मॉल कैप में डाल दूं। क्या यह तरीका सही है या नहीं, प्लीज बताएं। मेरे माइंड में ये प्लान चल रहा है कि मैं इस फंड में रिटर्न बुक करूं और न्यू स्मॉल कैप में डाल दूं। इससे मुझे ज्यादा एनएवी दूसरे मिलेगा, दूसरे फंड का, और प्रॉफिट भी सिक्योर हो जाएगा। बट इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हुए अब शायद एसबीआई स्मॉल कैप में कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिख रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूं क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बेसिक को इन्होंने समझने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं अपने अप्रोच में। पहली बात कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो ये बताया नहीं कि परफॉर्मेंस क्यों उनको अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब कि आप किस पैरामीटर पे जज कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस खराब है। पहली बात ये हमें नहीं मालूम। इनका जो अहम सवाल जो है कि मैं यहां से निकाल लूं और दूसरे में डालूं जहां एनएवी ज्यादा मिलेगा। आई थिंक ये कह रहे हैं कि अगर यहां से निकाल लेते हैं और किसी दूसरे में जाएंगे तो वहां वो यूनिट्स ज्यादा मिलेगी अगर ज़्यादा मिलेंगे। एनएवी कम होगी तो। इफ आई हुँ। एम राइट इन माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट? स्वाति जी, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आई थिंक ये बात तो है कि कुछ बातें वो समझते हैं। हम्म। मुझे लगता है पहले जभी भी हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो स्मॉल कैप में हमारा जो टेन्योर होना चाहिए, वो अनुमान 7 साल से लेकर 10 साल तक का टाइम होराइज़न तो हमको ध्यान में रखना ही चाहिए। और हम्म। इनके केस में वो 2019 से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में। हम्म। तो हम्म। अब तक 5 साल हुए हैं, तो पहला तो ये है कि डेफ़िनेटली आपको ये जो फंड है आपका, वो हम्म। आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एज यू मेंशन, यानी आपके सवाल में ही आपने एक जवाब दे दिया था कि उसका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है हम्म। वो आ रहा है, राइट? हम्म। अभी हम्म। देखिए, आपने एक देखा या तो आपने ये सोचा स्वाति के हम्म। वो एनएवी कम वाली एनएवी में वो शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि शायद से यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। राइट। मैं यहाँ पे दोनों लेना चाहता हूँ, दोनों सिनारियोज। एक तो हम्म। कम एनएवी पे यूनिट ज्यादा मिलेंगे, वो भी शायद से वो सोचते होंगे, या हम्म। तो वो ऐसा सोचते होंगे कि हम्म। एनएवी ज्यादा है, एनएवी बड़ी है उसकी, तो हम्म। शायद से ये फंड परफॉर्मेंस अच्छा करता होगा। हम्म। अभी मुझे लगता है कि पहले तो एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है, वो हम्म। अगर पीयर परफॉर्मेंस, हमको कभी भी हम ये डिसीजन अगर हम ले रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उसके पैरामीटर्स, जैसे आपने कहा कि कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, वो हम्म। पैरामीटर्स को क्लियर करने के बाद ही ये डिसीजन पे आना चाहिए। तो वो पैरामीटर्स यानी क्या? पहले तो पीयर परफॉर्मेंस देखना चाहिए आपको कि हम्म। बाकी स्मॉल कैप्स फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है। हम्म। और मैं हमेशा ये मानता हूं स्वाति के रोलिंग डाउन रिटर्न जो होता है कोई भी फंड का, ओके। वो देखना बहुत जरूरी है। हम्म। और मैंने यहाँ पे एक फाइंड आउट किया है कि रोलिंग डाउन रिटर्न में एसबीआई ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। हम्म। तो बने रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, डिवेट नहीं होना चाहिए। और जो फंड मैनेजर भी है आर श्रीनिवासन, एक तो काफी पुराना फंड है, पहली बात इसको करीब 10 साल हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट 17 साल। अच्छा, मुझे याद है जनवरी 2024 में मैंने पढ़ा था इसके बारे में, जहां लिखा था कि दिस स्मॉल कैप फंड कंप्लीटेड 10 इयर्स विद अ सीएजीआर ऑफ 28%। तो क्या पहले ये किसी और नाम से जानते थे इसको, या फिर इसका रंग रूप चेंज किया गया है बीते कुछ सालों में, ऐसा कुछ है? क्योंकि नहीं, आप ऐसा कह रहे तो हैं 17 इयर्स हाँ, यहाँ मैंने दिखा।
मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया था स्मॉल कैप फंड के बारे में, तभी ये 17 साल उसकी तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट के बारे में बात कर रहे हो 2023 से 2013 से 23 या 24 पॉसिबल। में। और लेकिन आर श्रीनिवासन जाने माने फंड मैनेजर, काफी पुराना नाम, और काफी अच्छे से फंड अपना मैनेज करते हैं। राइट। और उनके जितने भी इंटरव्यूज पढ़े, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना क्लियर रहता है, जागन में बात नहीं करते हैं। सो आई थिंक आई हैव अ फेथ इन दैट पर्टिकुलर फंड मैनेजर। तो अगर अगर थोड़ा सा स्लो डाउन दिखता भी है तो आई थिंक साथ देने में कोई बुराई नहीं है, अगर नजरिया लंबा है, आपका गोल बहुत आगे है, अभी तुरंत में कुछ नहीं है आपके सामने। अगला सवाल है पद्मनाभ राव जी का। रेगुलर व्यूअर हैं बी वेल्दी के शुरुआत से ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और हैदराबाद में रहते हैं, उम्र 50 साल है, पत्नी की उम्र है 45 साल। दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अभी तक इनके पास क्या है, 70 लाख 70 म्यूचुअल फंड में एसआईपी और ओकेजनल लमसम के जरिए। एसआईपी है 30,000 की, और इसको ये 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। क्या क्या है एसआईपी में इनके पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज है, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड है, एक्सिस मिड कैप है, डीएसपी टैक्स सेवर है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है, और इडलवाइज आर्बिट्राज, एक्सिस ब्लू चिप। इनको चाहिए हमारी राय एक्सिस फंड के ऊपर। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में क्या है, पीपीएफ है 18 लाख दोनों का मिलाकर, एफडीज में 20 लाख। ये रखा है एफडी बच्चे की पढ़ाई के लिए, अगले 3 से 4 साल में इसको जरूरत पड़ेगी। रेंटल इनकम है 36,000 की। अब इनका सवाल है कि 5 साल के बाद इनको हर महीने 60,000 रुपए पर मंथ की जरूरत होगी। ओके। और जानना ये चाहते हैं कि कैसे इस प्लान को बनाया जाए, ये विथड्रॉल प्लान कैसे बने, ताकि जो अभी तक जोड़ा है वो बहुत ज्यादा भी एकदम से ना निकल जाए तुरंत में, और थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी वहां देखने को मिले। तो बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से ये देख रहे हैं सब कुछ। परफेक्ट, परफेक्ट। काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। जी। पहले तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कैलकुलेशन करूं और उनको आंसर दूं ये कि अभी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट पोर्टफोलियो, अगर ये एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं 5 इयर्स तक, और ये जो पोर्टफोलियो वैल्यू को यहाँ से भी अगर हम जोड़ते हैं, तो मैंने 3 सिनारियोज के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। ओके। ठीक है। नो डाउट यहाँ से 5 साल वैसे देखने जाए तो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम 8 से 10% अनुमान लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8% अनुमान से कम वो 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। अच्छा। सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। फिर 10% अनुमान से करीबन 1 करोड़ 65 लाख ओके। का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और बेस्ट केस इन सिनारियो इक्विटी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, जो हम 12% अनुमान से अगर कैलकुलेट करें तो 1.80 करोड़, ओके। राइट। अभी मैंने जैसे कहा कि 8% अनुमान से अगर मैं 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो यहाँ पे लगाता हूं, और मैं और 20 साल देता हूं आपको, 20 इयर्स अगर मैं देता हूं, क्योंकि आपको SWP चाहिए, राइट, रिटायरमेंट प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो टारगेट है आपको सिर्फ 1% विड्रॉवल करना है। ओके। 1% विड्रॉवल करना है, और वो भी उसकी अमाउंट बनेगी करीबन 68,000 के आसपास। ओके। और अगर 2% विड्रॉवल करते हैं आप आपके कॉर्पस में से, तो 75,000 के आसपास आप मंथली विड्रॉवल ले सकते हैं। ओके। 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 तो आपका पोर्टफोलियो भी बराबर चलेगा पूरे 20 सालों में, और आपको जो विड्रॉवल्स की उम्मीद है ये जो हम विथड्रॉल की बात कर रहे हैं विरल, ये हम पर मंथ विथड्रॉल या एनुअल विथड्रॉल की बात कर रहे हैं? पर मंथ, मंथली Per एसटीपी। यस, ओके। एब्सोल्युटली। ओके। और एक चीज यहाँ पे ये भी सजेशन देना चाहूंगा मैं कि अगर ये 5 साल के बाद जो कॉर्पस वो इकट्ठा हो जाएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा कि ये 60,000 जो विड्रॉवल वो अनुमान कर रहे हैं कि चाहिए उनको, कहाँ पे निवेश करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो हाइब्रिड कैटेगरी में करे, राइट, और हाइब्रिड में भी बहुत ही वेरिएशंस होते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी ले सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज भी ले सकते हैं, और एग्रेसिव हाइब्रिड भी ले सकते हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन कर कर वो जो 1.5 करोड़ 8% पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कॉर्पस बनता है, तो आराम से विड्रॉवल मिल पाएगा उनको। ओके।
और तो एक सवाल यहाँ इन्होंने कहा कि 5 साल कंटिन्यू कर सकते हो और 5 साल के बाद ही इनको 60,000 पर मंथ की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएगी। राइट। माय क्वेश्चन इज कि इनको एग्जैक्टली 5 साल एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक्यूमुलेशन फेज को अगले 3 साल तक करके उसके बाद पैसे जो एसडब्ल्यूपी के लिए करने हैं वहां पे रूट कर दिया जाए, ताकि लास्ट मोमेंट तक इंतजार ना करना पड़े ना कि 5वें साल रिटायर हुए और 5वें साल ही पैसे निकाल के हमने शुरू कर दिया देखिए, एसडब्ल्यूपी। मुझे लगता है स्वाति जी 5 साल तक कंटिन्यू करना चाहिए। ओके। रीजन ये है क्योंकि ये कैलकुलेशन, क्योंकि उनके फाइनेंसिस काफी सॉर्टेड है। हम्म। उनके बाकी एस्पेक्ट्स तो हमने कवर ही नहीं किए हैं, जो डेट करेक्ट। के एस्पेक्ट्स है, तो ओके। वो कंटिन्यू कर ऑलराइट, सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। और बाकी तो फिर सवाल फंड के ऊपर, एक्सिस फंड के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा था, क्या राय देंगे आप विरल? देखिए एक्सिस, हालांकि मुझे लगता है कि अभी एक्सिस जो उनका फंड है मिड कैप, आई थिंक हम्म। एक्सिस मिड कैप में उनका कंटिन्यू है। एक्सिस के परफॉर्मेंस पीयर कंपैरिजंस भी अगर करे, मार्केट जो उनका इंडेक्स है, जो मिड कैप का इंडेक्स है उसमें भी अगर देखे तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम्म। हालांकि लास्ट 1-2 महीने में कुछ रिकवरी दिख रही है, राइट। हम्म। तो मुझे लगता है कि शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ना करें, क्योंकि अभी देखो 5 साल का ही टेन्योर पांच है साल उनके पास। बचा है, अब इस पे जंप करना एंड फिर आपका एक ठीक ठाक कॉर्पस होगा, आपको उस राइट। पे फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन टैक्स भी देना ट्रू। पड़ेगा, कैपिटल गेन। डजंट मेक सेंस, आई थिंक यस। कंटिन्यू करना बेहतर होगा। कोई और राइट। सवाल तो इनका मिस नहीं हुआ ना हमसे, आई नहीं, थिंक। एक्सिस के 2 फंड है, मिड एंड लार्ज, मिड एंड ब्लू चिप। यस, ब्लू चिप। तो ब्लू चिप वही है, अगर 5 साल है तो डेफिनेटली यहाँ से लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। तो पोर्टफोलियो में एज ऑफ नाउ कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। राइट। कॉर्पस हमने बता दिया कितना एक्यूमुलेट करेंगे और कितना विथड्रॉ करना है और किस कैटेगरी में इनको पैसे रख के अपने एसडब्ल्यूपी करने। अच्छा, हमने इस पूरे में हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड का लिया हुआ है। 18 लाख पीपीएफ हमने एकदम ही इग्नोर कर दिया और इन्होंने 36,000 जो बोला है रेंटल इनकम, वो इन्होंने ये बताया नहीं कि ये 60,000 में इंक्लूडेड है, ओवर एंड अबव 60,000 इनके पास आ रहा है, उसको फिर भी साइड कर दीजिए। वो 18 लाख जो पीपीएफ का है वो अगर हम मान ले कि वो 5 साल में निकालेंगे, वो भी शायद हम्म। उसका भी टेन्योर पूरा हो जाए, वो अमाउंट कितना होगा? वो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, हम्म। वो भी कंसीडर एक्चुअली देखने चाहे तो कर सकते हैं, उनका पीएफ पीपीएफ, हम्म। उनकी एफडी, राइट, हम्म। और एफडी तो उन्होंने शेयर। बच्चे की पढ़ाई के लिए रख दी है, उन्होंने हाँ, कह वो दिया है, अभी उसको विड्रॉ हम लोग करने वाले साइड हैं, आई कर। थिंक। राइट। ओके। सो और 18 लाख पे अगर 7% का भी हम कैन यू क्विकली कैलकुलेट यस, विरल यस, यस, कि हम अगर 18 लाख पे सात कैलकुलेशन परसेंट लेके चले हम रिटर्न? करीबन 5 साल में 25 lakhs के आसपास बन वो सकता है। भी एक बन जाएगा, तो उनके यस। पास करीब 2 करोड़ का कॉर्पस उनके हाथ में आ जाएगा रिटायरमेंट के रफली। 5 साल के बाद। यस। यस। तो ठीक है। एंड आई होप कि आपके पास पद्मनाभ जी, आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर होगा, नहीं तो बहुत बड़ा कॉर्पस वहां निकल जाता है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो। सही कहा। अगला सवाल अजित जी का लेते हैं। हम्म। इनका मंथली एक्सपेंस है फिलहाल 50,000 रुपए, 7 साल का एक बच्चा भी है। 2 सवाल है। पहला वही कि म्यूचुअल फंड जो लिया है वो ठीक है कि नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? दूसरा कि जो एसआईपी अमाउंट है, क्या वो इनके बच्चे की पढ़ाई जिसकी रिक्वायरमेंट है 10 से 15 साल में 2 करोड़, और रिटायरमेंट कॉर्पस, हालांकि इनको ये नहीं पता है कि इनको कितने बड़े रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत होगी, चाहते हैं कि हम उनको एक कैलकुलेशन देके बताएं, क्योंकि 50,000 रुपए उन्होंने अपने खर्च के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, म्यूचुअल फंड में फिलहाल 35 लाख से थोड़ा हम्म। अधिक, पीएफ में 28, पीपीएफ में 20, 20.5, एफडी में 24 और डायरेक्ट इक्विटी में 17 लाख है। मंथली एसआईपी डिटेल, एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 है इनके पास, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, और एसबीआई ब्लू चिप, निफ्टी मिड कैप एचडीएफसी का, और पीपीएफ म्यूचुअल फंड, आई थिंक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास। अच्छी बात क्या है कि
पहली बात ऑब्जर्वेशन मेरा ये कि लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो है, राइट। सुपर लार्ज कैप हेवी है। दूसरा है कि ये एटलीस्ट चलो इंडेक्स फंड है तो बहुत ज्यादा आपको उछल कूद करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो इंडेक्स देगा वो देगा। तो आपने दो ही एक्टिव है, ब्लू चिप और पराग पारिक, वो भी दोनों एकदम एक तो लार्ज कैप है, एक लार्ज कैप हेवी है। खैर, तो पोर्टफोलियो में आप बताएं कि क्या बदलाव करना है, और उसके पहले रिटायरमेंट कॉर्पस कितना इनको जोड़ना होगा? देखिए, दो पार्ट में डिवाइड किया है जी। एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न। हम्म 10-15 साल उन्होंने कहा है, तो मैंने कैलकुलेशन 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से और 15 साल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ले दोनों लिया है। दोनों ले लिया है। हम्म 2 करोड़ का उनका टारगेट है। हम्म म्यूचुअल फंड में 10 साल भी वो कंटिन्यू करते हैं यही हम्म पोर्टफोलियो से, तो करीबन 2.5 करोड़ का कॉर्पस 12% अनुमान से वो जोड़ पाएंगे। तो हम ये जो कह रहे हैं वो सिर्फ एसआईपी का, या जो करंट वैल्यू है वो मिला के प्लस एसआईपी? करंट वैल्यू प्लस एसआईपी। एसआईपी, ओके, ठीक है। राइट। हम्म और 15 साल में देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी जो दर्शक सुनते रहेंगे उनको समझने हम्म के लिए। हम्म 10 साल में 2.5 करोड़ का कॉर्पस, और ये 10 साल में ना लेकर वो और 5 साल जस्ट कंटिन्यू करते हैं स्वाति जी, 15 साल हम्म तक अगर वो सोचते हैं गोल का हम्म अमाउंट, तो ऑलमोस्ट डबल दी अमाउंट। ओह, सो वाओ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही होती है। ओह, अमेजिंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग। यप। और तो बाकी तो उनका डेफिनेटली शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो करीबन 56 lakhs का कॉर्पस जुटा पाएंगे तो आने। एक बात बताएं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर 10 से 15 साल में इनका जो 2 करोड़ तो इजीली हो जाएगा, आराम से। राइट? तो वो अगर हम मान ले कि 10 साल, 15 साल नहीं भी मानते क्योंकि अभी 7 साल का बच्चा है, 17 साल 18 साल में उसको जरूरत पड़ेगी, ग्रेजुएशन उसी एज पे होती है ना बच्चों की, राइट, परफेक्ट। तो वो हो जाएगा। उसके बाद भी इनका अगर 2 करोड़ निकाल देंगे और 2.5 करोड़ हम देख रहे हैं कॉर्पस होता हुआ सिर्फ म्यूचुअल फंड से, हमने अभी तक स्टॉक और पीएफ पीपीएफ को कहीं नहीं, फैक्टर इन किया ही नहीं। नहीं किया है। तो और उसको हम कंटिन्यू करते हैं अगले, और इनकी उम्र कितनी है? 77 बॉर्न है ये। राइट। तो रिटायरमेंट तक इनके पास कॉर्पस कितना हो जाएगा? वो सो कैलकुलेशन है हमारे पास? यस, यस है। मैंने हम्म शेयर्स का किया है, 56 lakhs के आसपास का कॉर्पस वहां पे बन जाएगा उनका 10 साल में। अगर हम 8% लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पे रिटर्न, मैं शेयर्स में भी 12% अनुमान लेकर चल बारह रहा हूँ। परसेंट ठीक है, ओके। और अगर मैं पीएफ को भी देखूं मैं, हम्म तो पीएफ करीबन उनका, एक सेकेंड, पीएफ का कैलकुलेशन। यस, पीएफ का कैलकुलेशन करीबन 38 lakhs के आसपास पीएफ का कितने कॉन्ट्रीब्यूशन। सालों में हम ये देख रहे हैं दस कैलकुलेशन होता हुआ? 10 सालों में। अगले 10 साल में? यस। लेकिन रिटायरमेंट इनकी कब की होगी? 77 से 87, 97, 2007, 17, ऑलरेडी ये 40 प्लस हो चुके हैं। 18, 19, 20, 21, ऑलरेडी ये 45 साल के हो चुके हैं, ऑल राइट। हम्म। तो इनके सारे गोल आई तो 45, इनके पास अभी भी उम्र है रिटायरमेंट में। हाँ, यानी 15 साल और रिटायरमेंट अगर 60 पे लेते हैं, और अगर अभी करेक्ट, सब बोल रहे हैं कि 55 में रिटायर लेंगे, तो 10 साल का है टाइम। ठीक है, ओके, गॉट इट। अभी एक बात सिर्फ कहने की यहाँ पे रह गई स्वाति उनको, हम्म कि पोर्टफोलियो, हम्म अभी जैसे हमने आपने शुरू में ही कहा कि लार्ज कैप हेवी टिल्ट है। हैवी पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने इंडेक्स फंड भी रखा है लार्ज कैप, और और एक एक्टिव नॉर्मल फंड। एक्टिव फंड भी रखा है। हम्म तो या तो वो एक्टिव फंड से निकल जाए, या तो हम्म वो इंडेक्स फंड से निकल जाए। हालांकि एक्टिव फंड में लार्ज कैप में के रिटर्न्स इंडेक्स के बराबर ही दिख रहे हैं फिलहाल। तो हम्म एक्टिव फंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं वो, या कोई एक मल्टी कैप फंड, या फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है उनके हम्म पास, मल्टी कैप या तो एक लार्ज एंड मिड कैप को वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। Why large and mid cap? Why not a small cap? I don't see a small cap in his portfolio at all. स्मॉल कैप डेफिनेटली, और पर दस मुझे साल लगता का है तो कि टाइम ठीक ठाक टाइम है ना विरल, 10 साल तो डेफिनेटली, हमने अगर, कहा भी और अभी, लग रहा है कि सीरियस इन्वेस्टर हैं, डिसिप्लिन दिखते हैं डिसिप्लिन आगे, दिखती है। है ना? स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हैं, बट हम्म वो मिड कैप का फ्लेवर एक हो, ज्यादा बेहतर आपको या लगता मल्टी है? कैप, क्योंकि कैसा है कि स्मॉल कैप बहुत ही वॉलेटाइल भी हो जाता है कई बार। हम्म और मुझे लगता है कि वो
उनकी प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफेंसिव वाली है, क्योंकि लार्ज कैप अच्छा, हैवी पोर्टफोलियो बना है तो शायद से इसलिए डायरेक्टली आप स्मॉल कैप में कूदने के लिए नहीं कह रहे राइट। हैं। ओके, ओके। सो डू वी हैव ऑल द नंबर्स इन प्लेस? जो हमें ये पता है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ हो जाएगा। हमने रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना निकाला है इनका? कुल कितना रिटायरमेंट हो का जाए? कॉर्पस करीबन 38 लाख के आसपास, नहीं, सिर्फ डेट का। सिर्फ डेट का। यस। एफडी में भी 24 लाख पड़े हुए हैं। आई थिंक वुड यू रेकमेंड हिम टू शिफ्ट सम मनी फ्रॉम एफडी टू, आई डोंट नो इफ देयर इज एनी गोल जिसको ध्यान में रख के उन्होंने एफडी में 24 लाख रखे हुए हैं। आई गेस उसको भी अगर डाइवर्ट कर दे थोड़ा सा टुवर्ड्स इक्विटी, हाँ, यानी हम दैट हाइब्रिड में कर सकते हैं, एक हाइब्रिड में कर नेचुरल, सकते हाँ हैं। नेचुरल प्रोडक्ट कह सकता हूं मैं, कि अगर हमको शिफ्ट करना है और हम्म, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो हम्म, हाइब्रिड कैटेगरी में एफडी का कुछ पोर्शन अमाउंट, तो वो देखिए, ऐसा एक हमेशा कहते हैं कि भाई मान के चलिए आप 40s में है, 45 में है, तो हम्म, आपका एक इक्विटी डेट का रेशियो कितना होना चाहिए? तो हम्म, ऑलमोस्ट अगर देखने जाए तो 60 to 70% इक्विटी ले सकते हैं हम्म। और 30 to 35% डेट में रख सकते हैं। ओके, मुझे अभी भी एक चीज जो क्लियर नहीं हो रही है कि इनके रिटायरमेंट कॉर्पस जो सिर्फ डेट का हमने कहा कि करीब 38 या 40 नहीं, लाख के तो आसपास। उसमें एफडी को जोड़ना बाकी है। जी, मैं टोटल अमाउंट में जोड़कर आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट के कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ जी, व्यू से जरूर प्लीज। क्विकली। 24, और तब तक जो लोग सुन रहे हैं मुझे उनसे, आपको मेरी बात से तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही ना विरल, अगर मैं बोलती रहूं बीच में लगातार तो? या परफेक्टली परफेक्टली फाइन। तब तक मैं अपने दर्शकों से बात कर लेती हूँ कि देखिए, जब तक ये विरल यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं, आपसे एक दरख्वास्त है। आप जब भी हमें सवाल भेजते हैं तो आप जब फंड चेंज करने की बात कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आप एक काम करें, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उस पे ज़रा मुझे बता के लिख के भेजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है? कितना रिटर्न दे रहा है, कितने सालों में, किसकी तुलना में देख, कुछ डिटेल, ताकि हमें समझ में आए कि आप सोचते कैसे परफॉर्मेंस को, आप कैसे देखते हैं, उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं। सिर्फ ये तो नहीं कर रहे हैं कि एक स्मॉल कैप ने या एक लार्ज कैप ने मुझे बाजार में दिख रहा है कि 15% दिया है, मेरे वाले ने 12% या 13% या 10% दिया है, सिर्फ उसी बेसिस पे तो नहीं काम चल रहा। तो मुझे जरा समझाइए, आपकी कैलकुलेशन हो गई? यस, हाँ ऑलमोस्ट जी। 1.5 करोड़ के आसपास का डेट का कॉर्पस वो जनरेट कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में। अच्छा, तो सिर्फ डेट से ही हो जाएगा, प्लस आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं वो भी आप ऐड करेंगे, और थोड़ा सा आपके पास म्यूचुअल फंड का पैसा भी जो है वो भी बच राइट। रहा है। ऑल राइट, सो सेफ जोन में है, बहुत डरने की बात नहीं है। अगर 50,000 की रिक्वायरमेंट इनकी है पोस्ट रिटायरमेंट भी, तो करेक्ट? राइट। ओके। लेकिन एक बात आगे बढ़ने के पहले, और अजीत जी आपको ना, आप अभी कह रहे हैं 50,000 है, आज से 15 साल के बाद ये रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन जुड़ जाएगा। तो एक बार राइट। जरा वापस से कैलकुलेट कीजिए कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे 10 से 15 साल के बाद। अगला सवाल है अरविंद जी का। 6 सालों से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूं, परंतु मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोविड के बाद से एक्सिस लार्ज कैप अच्छा नहीं कर रहा। मैं 2 बार इस फंड की एसआईपी पॉज किया हूं और वो पैसा एक साथ अपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया है। क्या एक्सिस लार्ज कैप को अब क्लोज करके उसको अगले 10 सालों के लिए वहीं रख लिया जाए, या उसकी जगह पर स्मॉल कैप निपॉन का अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाए? पोर्टफोलियो एचडीएफसी मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लार्ज कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। नोट में लिखा है कि आई थिंक मेनी टाइम अबाउट द स्मॉल कैप बट ड्यू टू हाई रिस्क एवरी टाइम आई ड्रॉप द प्लान। बताएं। देखिए, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं स्वाति हम, जी। लार्ज कैप होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। हम्म, हालांकि परफॉर्मेंस एक्सिस ब्लू चिप का नहीं है, हम्म, right? तो आप और कोई पर्टिकुलर फंड से रिप्लेस कर सकते हैं एक्सिस को। हालांकि उन्होंने पीपीएफएस में उन्होंने वो कॉल ले लिया था ऑलरेडी, कि हम्म, पीपीएफएस में उन्होंने वो शिफ्ट किया हुआ है, राइट। हम्म, तो मुझे लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में आपको मल्टी कैप
एक ऐड करिए आप, और एक स्मॉल कैप आप सोचिए मत, आप डेफिनेटली स्मॉल कैप को भी ऐड करिए आपके पोर्टफोलियो में। तो अभी जो ऐसा अब अगर लार्ज कैप बंद करते हैं और तो आप बोल रहे हैं कि 2,500 एक मल्टी कैप में और 2,500 एक स्मॉल कैप में, एब्सोल्युटली। और आप नाम रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए मल्टी कैप में वो निप्पॉन का मल्टी कैप ले सकते हैं। हम्म। और और निपॉन का ही स्मॉल कैप भी देख रहे हैं वो। अच्छा, निप्पॉन का स्मॉल कैप दिख रहे हैं, हाँ ओके। जी। सो इन्वेस्को का मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, और निप्पॉन ओके, का स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया आपका काम यहाँ पर। अरविंद जी, अगला सवाल दीपक मिश्रा जी का। मेरी उम्र है 30 साल, मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेनी है 40 साल पर। नहीं, हाँ चलो यही सवाल लेते हैं पहले 40 साल पे। ओके। क्वेश्चन इनका ये है कि क्या वेल्थ का 4% हम एवरी ईयर विड्रॉ करके बाकी का 96% मार्केट में ही रखें और उसे ग्रो होने दे, और नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसे ही करें। आई एम अ प्योर इक्विटी इन्वेस्टर, नो डेट नो गोल्ड, 100% इक्विटी। आई नो आप कहेंगे कि मार्केट फॉल हो गया तो वेल्थ हाफ हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा, पर वो 8 से 10 महीने में रिकवर भी हो जाता है। 2008 के 2000 और 2020 के करेक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं। व्हाट शुड आई डू, प्लीज टेल मी। ये वही बात हो गई, आप या तो एक साथ 4% निकाल लें या फिर आप उसको महीने में बांट लीजिए कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर रकम एसडब्ल्यूपी करेंगे तो वो आप मार्केट में इन्वेस्ट, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? राइट। तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, इकट्ठे पूरे साल का पैसा निकाल लिया जाए एसडब्ल्यूपी के जरिए या फिर पर मंथ निकाला जाए? व्हाट इज द बेटर स्ट्रैटेजी? देखिए हमेशा पर मंथ निकालना सबसे बढ़िया रहता है, हम्म। राइट। क्योंकि आप मार्केट में बने रहते हैं, जी। राइट। जी। और जी। उसका एडवांटेज, क्योंकि देखिए मार्केट का स्वभाव है ही कि वो आपको वॉलेटाइल रिटर्न्स देंगे। हम्म। ऊपर भी बढ़ेगा, ऊपर भी जाएगा, बढ़ेगा भी, नीचे भी जाएगा, सब कुछ होगा मार्केट के साथ, राइट। हम्म। हम्म। बट स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक चीज मैं थोड़ा सा ये शायद से डिबेट हो रहा हूँ यहाँ पे, बट मुझे हमेशा लगता है कि हम अगर हमारे इंडियन मार्केट्स को देखें, परफॉर्मेंस की बात करें और रिटर्न्स की बात करें ना, तो हम्म। ऐसा भी मौका आया नहीं है अब तक जहां हम्म। पे बहुत ही टाइम तक मार्केट बैर चला गया हो, हम्म। यानी हम्म। कंटिन्यूसली एक ही लेवल पे चल रहा हो, आगे हम्म। पीछे घूम रहा हो, राइट। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि भाई वॉलेटिलिटी आती है और फिर हम्म। वापस से मार्केट अपसाइड ले लेता है, जी। राइट। जी। और दूसरा एक चीज क्या होता है कि ये ये जो डिसीजन वो सोच रहे हैं, ये 4% और 96% को री इन्वेस्ट हम्म। करना, हम्म। देखिए एक चीज होती है आपके आपकी लाइफस्टाइल क्या है, राइट। हम्म। आप कैसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम्म। राइट। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, क्योंकि हम्म। यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने गोल्स के बारे में नहीं बताया है, हम्म। right? हम्म। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बताई नहीं है कि हम्म। क्या है, राइट। तो ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज को जोड़कर आपको एक होलिस्टिकली सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए। वैसे देखने जाए मेरे एंड से तो डेफिनेटली जो मंथली का विड्रॉवल है वही सबसे बेस्ट होता है। ओके। और मंथली विड्रॉल पे हाँ मतलब एक ही बात है बेसिकली, लेकिन ये है कि अगर आप हर महीने 50,000 निकाल, मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ निवेश कर दिया है किसी हाइपोथेटिकल अगेन बैलेंस एडवांटेज फंड में। राइट। पहले महीने आपने 50,000 निकाले तो आपके 99 लाख और बाकी जो बचे पैसे वो तो वहां पर हैं। अगर आप इकट्ठे निकाल लेंगे 4 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, जो भी है 4% या 6% के हिसाब से, तो आपका एक बड़ा चंक बाहर आ गया है 6 लाख का। तो आपका जो मेन कॉर्पस है उसमें से एक बड़ा चंक बाहर निकल रहा है, अदरवाइज मंथली निकालने पे पुचका छोटा छोटा चंक बाहर आता है। और वहां पे बने रहेंगे तो कंपाउंडिंग भी मिलेगा ना। कंपाउंडिंग मिलेगा, और ये एक्चुअली उसको ये कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग ही करेंगे, वो छोड़ेंगे, वो ऐसा नहीं कर रहे कि उस पैसे को निकाल, ये कह रहे हैं कि भाई 4% इकट्ठे निकाल लिया जाए या मंथली बेसिस पे निकाला जाए। दिस इज व्हाट ही वाज आस्किंग। और हाँ ये बात सही कही इन्होंने कि मार्केट करेक्शन का जो हाल है आजकल, रिकवर तो कर जाता है, और ये पिछला कुछ करेक्शन में देखने को मिला है कि रिकवरी टाइम बहुत लंबी नहीं जा रही है। कुछ महीनों में वापस आ जाते हैं हम अपने लेवल पे और वापस से हम ऊपर भागना शुरू कर रहे हैं। अगला सवाल अरुण कुमार जी का है रांची से। जनरल मैनेजर के पोस्ट से गवर्नमेंट जॉब में ये रिटायर होने वाले हैं सून।
लिखा है कि 2 करोड़ को निवेश करके 1.5 लाख पर मंथ अगर निकालना रहे तो कैसे होगा? अम, क्या 2 करोड़ से 1.5 लाख निकालना, हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं एनुअली फिर विरल? देखिए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही यानी एसडब्ल्यूपी का कैलकुलेशन जब हम्म। हम करते हैं, तो जो पोजीशन पे है एज के, वहां से एटलीस्ट वो 20 साल का मैं नजरिया रखता हूँ। जी देखिए, आप मान के चलिए 20 साल तक उनको ये हर महीने चाहिए होंगे 1.5 करोड़ रुपए, जी 1.5 लाख डेढ़ रुपए, लाख सॉरी, हम्म। माई मिस्टेक, 1.5 लाख रुपए। तो डेफिनेटली 7% के हिसाब से वो 1.5 लाख हर महीने निकाल पाएंगे अपने अभी के कॉर्पस में से। ओके, लेकिन इसको अगर एनुअली कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है? अमाउंट का हाँ, जैसे कि अगर मेरे पास 2 करोड़ है और मुझे चाहिए 1.5 लाख पर मंथ, तो मुझे साल में कितने निकालने हैं? कम से कम 18 लाख। और वो कितना परसेंट होगा? अ, वो होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। जी। 9%। 9%, तो मतलब अगर फिर इनको किस तरह के फंड, क्योंकि अगर आप 9% एनुअली निकाल रहे हैं तो आप डेट फंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका रिटर्न 6 से 7 या 8% रहने की उम्मीद है। आप अगर हाइब्रिड फंड में बैलेंस्ड एडवांटेज में पास्ट रिटर्न तो कहता है कि आपको 12% तक का रिटर्न मिल गया है वहां पे, लेकिन फ्यूचर को लेके हम बहुत श्योर नहीं रहेंगे। तो हमें ऐसा चाहिए जहां पर हमें कम से कम 11-12% रिटर्न मिले, ताकि इनका कॉर्पस ग्रो भी करता रहे। नहीं राइट। तो अगर 9% से कम ग्रो करेगा तब तो फिर इनका कॉर्पस खत्म होना शुरू हो खत्म जाएगा। होना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी कैटेगरी, अगर अगर 9% रेकमेंड कर अगर निकालना है तो आप कौन सी कैटेगरी, प्योर इक्विटी में जाना होगा फिर इन्हें? प्योर इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी देख सकते हैं। जी जी। और डेफिनेटली सुझाव ये भी रहेगा कि एक ही कैटेगरी में ना कर कर हम हाइब्रिड भी फ्लेवर देख सकते हैं। हाइब्रिड एंड लार्ज का मिक्स कर सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, और चलिए, नाम तो इन्होंने पूछा नहीं है, बस स्ट्रैटेजी पूछी है तो हमने उतना बता दिया उनको। राइट। ठीक है। नहीं, वेयर शुड आई, अगर नाम भी बता दें अगर तो अगर हम लार्ज में जाएंगे तो क्या इंडेक्स फंड? यस, इंडेक्स फंड्स में लार्ज कैप में जा सकते हैं। ओके, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स फंड जो आपकी आप पसंदीदा लिस्ट में हो? HDFC, ICICI, SBI, ओके, और निफ्टी या निफ्टी 50। निफ्टी 50? यस। और बैलेंस एडवांटेज में आपकी पहली पसंद? ICICI आईसीआईसीआई वाले, तो आप एक एचडीएफसी और एक आईसीआईसीआई दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कॉम्बिनेशन चल कर सकते सकते हैं। हैं। अगला सवाल, आखिरी सवाल है हम्म। हैरी सिंह का। हम्म। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम में इनका निवेश है, टोटल कॉर्पस है करीब 25 लाख। रूल के हिसाब से तो हमें 5 से 6 फंड ही पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अब रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो को, तो क्या मैं 15 फंड से निकल जाऊं और सिर्फ 5 में उस जो पैसे बचेंगे निकलेंगे उसको री इन्वेस्ट करूं 5 फंड में? Or should I withdraw only the funds which have return up to 1 lakh to save the tax on long-term capital gain? What will be the good strategy to grow the portfolio in long term and reduce over diversification? So, मोटे तौर पे सवाल ये है कि 20 में से वो 15 जो निकलना है वो कैसे निकलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली वो 15 फंड से निकल जाए। हम्म। क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि उनके फंड्स क्या है। क्या है या? और कैटेगरी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, AMC वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हम्म। राइट। तो वो सब सोचने के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली 5 से 6 फंड में बने रहिए और 15 फंड्स में से निकाल दीजिए। देखिए, टैक्सेशन का आप ज्यादा सोचेंगे ना तो ये आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। अब एक एक कौन से फंड में 1 लाख है, नहीं, आप उसको सिर्फ इस बेसिस पे कि वहां पर 1 लाख तक का मेरे पास है तो वहां से निकल जाऊं, वो फंड शायद अच्छा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। राइट। तो आप एक बार बस अब अपने पसंद के अपने हिसाब से वो 5 या 6 फंड कौन से रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में वो तय कीजिए हैरी जी। और बाकी में जो भी अब ग्रोथ है नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक बार को भरिए और फिर अब क्लीन पोर्टफोलियो के साथ लंबे वक्त राइट। का निवेश शुरू कीजिए। और आगे चलते वक्त ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी होती है कि हम
थोड़ा सा जो भी नया आता है तो उसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा हम भी पार्टिसिपेट करें और ऐड करते चले जाते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया विरल, सभी सवालों के जवाब देने के लिए विथ ऑल द डिटेल्ड कैलकुलेशन एंड नंबर्स। और सबसे अच्छी बात है कि आज आज हम आपकी आवाज़ एकदम बिना कटे-कटे, रुके-रुके सुन सकते हैं, जो कानों को बड़ी अच्छी लग रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू स्वाति। और इसके साथ ही बीवेलडी में फिलहाल इतना ही। आपके स्क्रीन पे नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही ईमेल आईडी है। आप सवाल दोनों जगह भेज सकते हैं। साथ ही आप नीचे कमेंट करके भी अपनी राय बता सकते हैं। और बस याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।